चलिए जी, हेडिंग डालेंगे प्लीज। व्हीट स्टोन ब्रिज, हेडिंग डाल दो, दैट इज व्हीट स्टोन ब्रिज। कल की क्लास में हमने जो किरचॉफ लॉ हम पढ़ रहे थे उसमें चलते चलते आखिरी में हमने नाम जरूर लिया था। बस इसी को लास्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना है आज की क्लास में, विच इज व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि कभी भी अगर इस तरीके से अगर आपको ऐसे पांच रेजिस्टेंस कभी इस तरीके से बने हुए नजर आ जाए, R1, R2, R3, R4, R5, अगर आपको ऐसे पांच रेजिस्टेंस कभी भी बने हुए नजर आ जाए तो इन पांचों के पांचों रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीट स्टोन ब्रिज बेसिकली इस टाइप के कॉम्बिनेशन का नाम है जहां पे चार रेजिस्टेंसेस, एक तरीके से ये स्क्वायर है, स्क्वायर के हर एज पे एक एक रेजिस्टेंस लगा हुआ नजर आ रहा है और एक डायगोनल पे आपको लगा हुआ नजर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब आप क्या काम करते हो इस व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर फर्दर, ये हमें जो व्हीट स्टोन ब्रिज दिया हुआ है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर आपको ऐसे दिया जाएगा, लेट से हमने इस व्हीट स्टोन ब्रिज को एक सेल के साथ कनेक्ट किया और मान लो अभी के लिए कि ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने बनाया ही नहीं। अब आपने इस व्हीट स्टोन ब्रिज को एक सेल से कनेक्ट कर दिया। ध्यान ये रखेंगे कि सेल जिन दो एंड्स पे कनेक्ट होता है वो वाले दो एंड्स होंगे जिनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। दो एंड ऐसे हैं स्क्वायर के, ये एक स्क्वायर है जिसके ये चार वर्टिसेस हैं, चार वर्टिसेस में से दो वर्टिसेस ऐसे हैं जो ऑक्यूपाइड है, जिनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लेकिन दो रेजिस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ था। जहां रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है जो दो वर्टिसेस में, आपने सेल वहां लगाना है, ठीक है। तो ये हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर इस तरीके से सेल के साथ कनेक्ट कर दिया तो अब देखो क्या होने वाला है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ का नाम ले लेते हैं कुछ ए, यहाँ का नाम ले लेते हैं बी, यहाँ का नाम ले लेते हैं सी, यहाँ का नाम ले लेते हैं डी। हमने ऐसे नाम लेने शुरू कर दिए। अब ये नाम लेने के बाद लेट्स से, अब आप क्या काम कर रहे हो, ये जब हमने नाम ले लिए इसके ABCD, जैसे हम केसीएल केवीएल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे कल, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना रहेगा। कैसे सॉल्व करोगे आप? ऐसे करोगे कि इसके अंदर वो छोटे छोटे लूप्स पहले डिसाइड करेंगे हम। कितने छोटे लूप्स बन रहे हैं? इसमें बन रहे हैं तीन छोटे छोटे लूप्स, तीन छोटे छोटे लूप्स। देखो एक छोटा लूप बन रहा है ये एक, एक बन रहा है ये दो, और एक बन रहा है बाहर वाला। छोटे लूप उसको कहते थे जिसके अंदर कोई और लूप नहीं आता था। तो यहाँ पे एक छोटा लूप, दो छोटा लूप और बाहर वाला तीन छोटे लूप। ये तीन छोटे लूप में हमने ये पढ़ा था कि जितने छोटे लूप्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ करंट के अननोन्स लेने होते हैं। तो यहाँ पे अब आपने तीन छोटे लूप बन रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में आपको तीन करंट के अननोन्स लेने होंगे। और जनरली अपने कोर्स में ना तीन छोटे लूप्स की ही कहानी आती है। जनरली आप जितने सर्किट देखोगे जनरली आपको तीन वाले मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे मेरे को तीन छोटे लूप्स दिए हुए हैं और मेरे को तीन अननोन लेने हैं करंट के, तो देखो कैसे लेंगे। मान लेते हैं हमने ये वाली ब्रांच में जो येलो कलर की नजर आ रही है, इस ब्रांच में अगर हमने करंट ले लिया आई, लेट्स से, या I1 नाम ले लेते हैं, तो यहां से अगर करंट आ रहा है I1, तो इस जंक्शन पे आके ये करंट बन जाएगा एंटरिंग करंट। जो करंट लीव करेगा, वो करंट लीव जो कर रहा है, मान लो ये कर रहा है I2, तो पक्की बात है यहां जो करंट लीव करेगा वो करेगा I1 माइनस I2, राइट। I1 में से I2 तो इधर चला गया, बचा हुआ इधर जा रहा होगा। ये हमने क्या लगाया है? KCL, किरचॉफ करंट लॉ। तो ये आपने KCL लगाया है इस पॉइंट पे। जो करंट आ रहा था कुछ उधर चला गया, कुछ इधर चला गया, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर I2 वाला करंट इस जंक्शन पे पहुंचा, सही कह रहे हो आप। जब I2 वाला करंट इस जंक्शन पे पहुंचा तो अब I2 वाला दो हिस्सों में टूटेगा।
इधर और इधर में, तो यहां वाला करंट मान लो है I3, मान लो 2 मिनट के लिए। और अब हमारे 3 अननोन ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, I1 I2 I3। अब इसका मतलब हमारे इस पूरे सर्किट में 3 छोटे छोटे लूप थे, इससे ज्यादा वेरिएबल्स की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर 3 वेरिएबल में काम हो जाएगा हमारा। तो अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे I3 अगर आ गया तो ये वाले जंक्शन पे सोचो, I2 एंटर कर रहा है, I2 जो एंटर कर रहा था उसमें से I3 इधर लीव कर गया, तो जो बचा हुआ करंट होगा वो यहां लीव करेगा, I2 माइनस I3, ऐसा। विच मीन्स आप अगर चाहो तो ये आंसर निकालने के लिए मैंने आपको कल भी बोला था कि आप डेटा का हेल्प भी ले सकते हो। डेटा का हेल्प इन द सेंस कि ऐसे सोचो कि पीछे से 10 एम्पियर करंट आ रहा है, डेटा अटैच कर दो आप करंट के साथ कि पीछे से 10 एम्पियर करंट आ रहा है, 10 में से 2 इधर चला गया तो बचा हुआ 8 यहां से जा रहा है। तो 10 आ रहा था, 10 में से 2 इधर गया, बचा हुआ 8 यहां से जा रहा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 इधर से आ रहा है, 2 इधर जा रहा है, तो 8 इधर जा रहा है। तो अब हमारे पास यहां से आ रहा है I3, इधर जा रहा है I2 माइनस I3। अब जरा इस जंक्शन की बात करते हैं। पीछे से करंट कितना आ रहा है सर, I2 माइनस I3। इधर से करंट कितना आ रहा है सर, I1 माइनस I2। तो जो दो करंट हमारे आ रहे हैं I1 माइनस I2 और I2 माइनस I3, ये दोनों तो एंटरिंग करंट है। केसीएल कहता है जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव भी करता था। तो यहाँ पे कितना एंटर कर रहा है जी सर, I1 माइनस I2 यहाँ से, I2 माइनस I3 यहाँ से। तो जो लीव कर रहा होगा ना, यस, वो दोनों का सम लीव कर रहा होगा, क्योंकि जितना आता है उतना ही जाता है। अगर इधर से 2 एम्पियर आता और इधर से 3 आता तो 2 और 3 मिलके 5 ही निकलता यहाँ से बाहर। तो दोनों का सम करो, दोनों का सम I1 माइनस I2 प्लस I2 माइनस I3। तो I2 तो कैंसिल हो जाएंगे जब आप ऐड करोगे, एक माइनस है एक प्लस है, तो बचेगा खाली I1 माइनस I3। तो जब दोनों को ऐड करके आप यहां से बाहर निकाल रहे हो तो बनेगा I1 माइनस I3। सेम कॉन्सेप्ट इस जंक्शन पे भी लगेगा। क्या सेम कॉन्सेप्ट सर, I3 एंटरिंग करंट है, I1 माइनस I3 भी एंटरिंग करंट है। दोनों अगर एंटरिंग करंट हो गए तो जो लीविंग करंट होगा वो होगा इन दोनों का सम। इसमें ये ऐड करोगे तो I3 कट जाएगा, खाली I1 बचेगा। तो यहाँ खाली I1 बच रहा है, तो हमारे पास खाली I1 बच रहा है, राइट। तो अब आपके पास ये कहानी बन गई, जितना करंट हमने अंदर डाला था उतना ही करंट अगर बाहर निकल कर आ रहा है तो जो भी आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो एकदम करेक्ट किया है। जितना करंट हम डालते हैं अगर उतना ही करंट निकल भी है, तो जो आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो एकदम परफेक्ट किया, एकदम बढ़िया किया। तो अब हमारे पास ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अब करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब हम क्या काम कर रहे हैं, अब हम एक स्पेशल काम कर रहे हैं, ये A B D A में केवीएल लगा रहे हैं, लूप A B D A अप्लाइंग केवीएल। ठीक है, अगर केवीएल हमें लगाना है ABDA ये केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो सेकंड लॉ था हमारा, कि अगर हमें केवीएल लगाना है लूप ABDA में, तो देखो कैसे लगाएंगे केवीएल। केवीएल लगेगा इसमें कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले हम जा रहे हैं A से B तक। अगर A से B तक अगर आप जा रहे होगे तो A से B तक जाते हुए यहां से यहां तक अगर आप जा रहे हो तो A से B तक जब आप जाते हो तो ये बन जाएगा हमारे पास A से B। क्या हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन को हमेशा माइनस लेना होता है। जितनी जल्दी, मैं बार बार ही कह रहा हूं कि जितनी जल्दी ये रूल्स आपको याद हो जाएंगे उतना बढ़िया है। करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस अगर आ रहा है तो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस में लेना होता है, I2 R1 बनेगा माइनस में। अगर आप आगे चलो ABDA में, फिर से आप B से D करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हो, फिर माइनस लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा माइनस का I2 माइनस I3 टाइम्स R5, ऐसा। फिर उसके बाद ऐसे चल रहे हो आप, अब करंट आ रहा है ऐसे, आप जा रहे हो ऐसे। अगर हमारा जो नेमिंग हो रखी है वो करंट की डायरेक्शन से उल्टी है, करंट ऐसे जा रहा है, आप ऐसे चल रहे हो नेमिंग के अकॉर्डिंगली, तो करंट के उल्टे चल रहे हो तो प्लस लेना पड़ेगा।
ये बनेगा प्लस I1 माइनस I2 इंटू R4 इक्वल्स टू 0। जहां से शुरू किया था वहां पे हम वापस आ गए, इक्वल्स टू 0। ऐसा बन गया हमारा। ठीक है जी। ठीक है, अब इसी को लिखने का एक और तरीका ध्यान से देखेंगे प्लीज। ये माइनस माइनस वालों को एक तरफ ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, I2 R1, ये भी उधर जाके बन जाएगा प्लस I2 माइनस I3 टाइम्स R5 इक्वल्स टू, इस साइड ये इस साइड ही रह गया, तो बन गया I1 माइनस I2 टाइम्स R4। ये ले लो फर्स्ट इक्वेशन, ये ले लिया हमने क्या, फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये दोनों अगर उधर चले जाएंगे तो ये दोनों प्लस बन गए और इक्वल टू में ये बचा जाएंगे। क्या प्रॉब्लम है, ये दोनों अगर उधर चले जाएंगे तो ये अकेला बचा हुआ है किसके बराबर, इसके बराबर। हाँ, टाइम लो अपना, देख लो। जो माइनस है वो जब उधर चले गए तो उधर जाके प्लस बने, तो ये LHS पे बचा था, ये दोनों उधर जाके RHS पे बचे थे, लेकिन है तो ये इन दोनों के सम के ही बराबर, तो उसको मैंने LHS पे लिख दिया, इसको RHS पे लिख दिया, कोई गुनाह तो नहीं। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास I2 R1 प्लस का, ठीक है, ये उधर चला गया तो ये भी प्लस का, ये उधर चला गया ये भी प्लस का, और ये एज इट इज यहाँ रह गया था। आप देख लेना रीअरेंज करके, ये ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है, फिर से अप्लाई KVL करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक तरीका है जी। ये दो छोटे छोटे लूप्स आपको कंसीडर करने होते हैं, एक बार सुन लो प्लीज। ये एक तो ये लूप, व्हीटस्टोन ब्रिज जब भी आपको नजर आए तो एक ये लूप और एक ये लूप, ये दो लूप आप बच्चों को कंसीडर करने हैं हमेशा। व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन में यहाँ और यहाँ हमेशा दो लूप कंसीडर करने हैं आपको। ठीक है, तो अप्लाइंग KVL, यहाँ पे भी अब KVL अप्लाई करते हैं, तो देखो क्या बनेगा, अप्लाइंग KVL लूप, कौन सा लूप लेने हैं सर, BCDB ले लो, BCDB, BCDB। अब आपने अगर यहाँ पे लूप ले लिया BCDB, अब इसके लिए चलाते हैं, फिर से KVL चलेगा। हाँ, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो सर, माइनस का I3R3, यस, फिर इस तरफ जा रहे हो तो प्लस का I1 माइनस I3 टाइम्स R3, हाँ जी, R2 होगा, बिल्कुल जी R2 होगा वो। ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस या माइनस, ऐसे चल रहे हो प्लस, क्योंकि करंट जा रहा है ऐसे और आपकी नेमिंग के थ्रू आपको ऐसे जाना पड़ रहा है, तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा I2 माइनस I3 R5, I2 माइनस I3 टाइम्स R5, ये हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर एक काम करते हैं, काम हम ये करते हैं हम कि जो माइनस वाला है उसको एक तरफ लेके चले जाते हैं, तो देखो क्या बन जाएगा, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा I3 टाइम्स R2, तो ये तो प्लस का चला गया उधर, और ये दोनों प्लस के खड़े होंगे, इसी के बराबर होंगे, तो वो कितना बन जाएगा, I1 माइनस I3 टाइम्स R3 प्लस I2 माइनस I3 टाइम्स R5। इन दो के लिए, ये लूप के लिए, ये लूप के लिए ऐसी दो इक्वेशन आप बना सकते हो। ठीक है, ऐसी दो इक्वेशन हमारी बन सकती हैं, फाइन। अगर ये दो इक्वेशन जब आपकी तैयार हो गई, तो जब ये इक्वेशन हमारी तैयार हो जाती हैं दोनों की दोनों, उसके बाद अब हम एक स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस क्या है, वो ये कि अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में, मैंने आपको ब्रांच का मीनिंग समझाया था कि दो जंक्शन, एक जंक्शन यहाँ, एक जंक्शन यहाँ, जंक्शन उसको कहते हैं जहां बहुत सारी तारें मिलती हैं, लेकिन ये दो जंक्शन के बीच के पोर्शन को हम ब्रांच बोलते हैं। अगर ये जो डायगोनल वाली ब्रांच है, इसकी स्पेशल कहानी है, अगर ये डायगोनल वाली ब्रांच में करंट हो जाए 0, अगर ये डायगोनल वाली ब्रांच में करंट की वैल्यू हो जाए 0,
अगर किसी कारणवश ये वैल्यू हो जाए हमारी जीरो, सर क्यों होगी वैल्यू जीरो, अभी समझाता हूं आपको। लेकिन अगर मान लो 1% वो वैल्यू हो जाए जीरो करंट की, तो ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो दो नाम आपको याद रखने हैं। अगर ऐसा स्ट्रक्चर कभी नजर आ जाए तो हम बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आ गया। लेकिन अगर उस स्ट्रक्चर में जो डायगोनल वाला रेजिस्टेंस है उसके अंदर अगर करंट की वैल्यू जीरो हो जाए, वो क्यों होगी अभी सीखेंगे। लेकिन अगर करंट की वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब I2 माइनस I3 का आंसर जीरो हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस्ड है। तो ऐसे नाम यूज किए जाते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखने जा रहे हैं कि इफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो हम अभी के लिए मान के चल रहे हैं इफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो डायगोनल वाला रेजिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट दौड़ रहा है उसकी वैल्यू जीरो है। ऑलमोस्ट हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन की अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो उसमें आपको ऑलमोस्ट अगर 10 क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज के मिलेंगे तो 10 में से 9 क्वेश्चन आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड के मिलेंगे, कि ये जो डायगोनल वाला रेजिस्टेंस है उसमें से करंट जीरो जा रहा हो। मेजोरिटी चांसेस यही होता है कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंसिंग की कंडीशन पे क्वेश्चन आता है। लेकिन आपको विदाउट बैलेंसिंग अगर हो तो आपको ऐसी इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी हमने करंट को जीरो नहीं माना है। अगर आप करंट को जीरो मान लेते तो क्या हो जाता, अब वो इसी के अंदर हम कुछ कहानी लिखेंगे। लेकिन हम पहले क्या लिख रहे हैं, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, ये भाषा का यूज तभी किया जाता है जब हम कहते हैं कि करंट थ्रू डायगोनल वाला रेजिस्टेंस जीरो है। तो यहाँ लिख लेते हैं इसका मीनिंग। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस का मतलब ये होता है, पेपर में लिख कर आने की जरूरत नहीं है, आपने अपने लिए लिखना ही है कि करंट थ्रू R5 इज जीरो। करंट थ्रू R5 इज जीरो, या आप अपने लिए लिख सकते हो। ठीक है, करंट थ्रू R5 इज जीरो अपने लिए। करंट थ्रू R5 इज जीरो, ऐसा आप लेके चल सकते हैं। बैलेंस्ड वर्ड अगर यूज हो गया तो इसका मतलब करंट थ्रू R5 इज जीरो लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट अपना ये कहता है कि अगर आप इन इक्वेशंस में करंट थ्रू R5 को जीरो ले लो, क्या करंट थ्रू R5 तो I2 माइनस I3 जा रहा है, करना जरा जीरो करना। ये वाली इक्वेशन में क्या ये वाला पोर्शन जीरो हो गया, क्या नीचे वाले में ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, क्योंकि I2 माइनस I3 को ही तो जीरो बोल रहे हो आप। तो जरा दोनों को जीरो करते हैं जरा जीरो। इंप्लाइज फ्रॉम फर्स्ट, क्या सिचुएशन बन जाएगी ये, फ्रॉम फर्स्ट I2 टाइम्स R1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, I1 माइनस I2 टाइम्स R4। यस, लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल ठीक है। एंड फ्रॉम सेकंड क्या लिख सकते हो, I3 R2 इज इक्वल टू I1 माइनस I3 टाइम्स R3। अब एक बात बताओ, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है और वो कह रहा है कि R5 से जो करंट आपने माना है उसकी वैल्यू जीरो है, तो अगर I2 माइनस I3 की वैल्यू हो गई जीरो, ठीक है, अगर मान लो जीरो हो गई, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि I2 माइनस I3 की वैल्यू अगर जीरो है, इंप्लाइज I2 और I3 एक ही बात हो गई। यही तो मीनिंग निकल कर आया इसका, कि अगर I2 माइनस I3 जीरो है तो I2 और I3 बराबर है। अगर I2 और I3 बराबर है तो ये इक्वेशन में जहां जहां I3 आ रहा है वहां पे I2 लिख दो आप, तो ये बन जाएगा I2 R2, क्योंकि बैलेंस की कंडीशन में ही काम कर रहे हैं हम। I2 R2 इक्वल्स टू I1 माइनस I2 टाइम्स R3। ये ले लो फोर्थ इक्वेशन, ये ले लो थर्ड इक्वेशन।
ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई, ये फोर्थ इक्वेशन बन गई। तो अगर हमारा ये वाले ब्रांच में से करंट जीरो जा रहा होगा तो इस पूरे के पूरे सर्किट के लिए ये इक्वेशन भी ट्रू है, ये इक्वेशन भी ट्रू है। यस। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर दो, थर्ड डिवाइडेड बाय फोर। अगर आप थर्ड इक्वेशन को फोर से डिवाइड कर दो तो देखो क्या बन जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू, I1 माइनस I2 भी कैंसिल हो जाएगा, R4/R3। R1/R2 इक्वल्स टू R4/R3। जिसको अगर हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, R4 को इधर भेज दो और R2 को इधर भेज दो। अगर आप R4 को नीचे भेज दोगे और R2 को ऊपर भेज दोगे तो देखो कैसा बन जाएगा ये कहानी, R1/R4 इज इक्वल टू R2/R3। दिस कंडीशन इज नोन एज कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको कहा जाता है कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको कहा जाता है कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या मीनिंग है इस बात का, एक मिनट देखो, देखो प्लीज एक बार, R1/R4 इक्वल टू R2/R3। थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचना है आप बच्चों को। अगर ये इक्वेशन ट्रू है, अगर ट्रू है तो ये इक्वेशन ट्रू रही होगी, क्योंकि ये वाली कहानी निकल के तो इसी से आई है। ये ट्रू है तो ये ट्रू है। अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो थर्ड और फोर्थ दोनों जैसी लिखी हैं उनको वैसे ट्रू होना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करेंगे तो ये सब आ रहा था। तो अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू है, ये ट्रू है तो थर्ड और फोर्थ जैसी लिखी है उनको वैसा ही लिखा रहना होगा। और थर्ड और फोर्थ जिस कंडीशन में लिखी गई है वो कंडीशन ये थी कि I2 और I3 बराबर है, मतलब I2 माइनस I3 जीरो। अगर आप ये कह दो कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो उसका मीनिंग अगर ये निकल कर आ रहा था तो अब आप उल्टी कहानी चला लो कि अगर आपको ये रेशो मैच करते हुए नजर आ जाए रेजिस्टेंसेस के तो उल्टी कहानी आप ये बोलोगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। दोनों तरफ से कहानी चलानी है आपको। अगर कोई आपको बोल दे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो रेजिस्टेंसेस का रेशो मैच कर रहा होगा, और अगर रेजिस्टेंसेस का रेशो मैच कर रहा है तो भी आप बोल सकते हो कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, क्योंकि ये ट्रू तभी होगा जब ये सारी कहानी ट्रू रही होगी। फाइनल आंसर तो तभी आया था जब ये सब आपने ट्रू माना। लेकिन ये R1/R4 इक्वल टू R2/R3 को बच्चा पढ़ता कैसे है, एक बारी देखो, धीरे धीरे समझ में आएगा बात। R1/R4 ये है डायगोनल वाला रेजिस्टेंस। डायगोनल वाले रेजिस्टेंस के दो हिस्से कर दो, एक ले लो लेफ्ट हिस्सा, एक ले लो राइट हिस्सा। डायगोनल वाले का एक लेफ्ट और एक राइट करोगे तो लेफ्ट वाले हिस्से के जो दो पोर्शन है ये R1 R4, और डायगोनल का जो राइट है वो है R2 R3। अगर इन दोनों का रेशो और राइट वालों का रेशो अगर ये मैच कर गया, अगर ये मैच कर गया, ये रेशो और ये रेशो अगर मैच कर गए तो समझ जाना व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस का क्वेश्चन आ गया आपको। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, वहां से आपको समझ में आएगी बात, फिर आप ये सब कुछ उतार लीजिएगा। देखो, मान लो क्वेश्चन आ गया आपको कुछ ऐसा, शक्ल ऐसा देंगे क्वेश्चन में। मान लो ये दे दिया 10 ओम, ये दे दिया 2 ओम, तो ये रेशो आ गया 5। अब ये दे दिया 20 ओम और ये दे दिया 4 ओम, और ये दे दिया आपको लेट से कुछ 6 ओम, और यहां पे कोई बैटरी लगा दी, मान लो 20 वोल्ट की। अगर वो अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज दी करंट थ्रू 6 ओम, तो आंसर 0 है। देखते ही पता चल जाएगा आंसर 0 है। क्यों? क्योंकि ये रेशो और ये रेशो तो मैच कर रहे हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। ऐसे आते हैं क्वेश्चन 1 मार्क के, बड़े नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पे, लेकिन दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है। इसमें आपको ये कहना होता है कि इसमें से करंट कोई पूछ रहा है तो आंसर 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि आंसर यहाँ पे आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस की कंडीशन दी हुई है।
ये डिवाइडेड बाय ये 5 है, ये डिवाइडेड बाय ये 5 है, तो लेफ्ट और राइट दोनों का रेशियो अगर मैच कर गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। बैलेंस का मतलब होता है जो बीच वाला डायगोनल है उसमें करंट जीरो का जा रहा होगा, तो ये आंसर 0 एम्पियर है। तो अभी आप लिख लेना इस चीज को, लेकिन अभी यहाँ पर वापस आते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस में इस तरीके से आपको नजर आएगा क्वेश्चन। तो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस के बाद ये कंडीशन निकाली, लेकिन क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे वो कंडीशन को देख के पता लगाना होगा, अच्छा ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस का क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि बेटर है कि आप इस फॉर्मूले को, पेपर में जनरली यही स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होता है कि रेशो वाली चीजें आपको चेक करनी होती हैं, बट मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप ऐसे मत रट्टा मारना इसको। आप अपने लिए इस कहानी को उसके बाद यहां लिख लेना, आप ऐसे रट्टा मारना रादर देन उसको रेशो की फॉर्म में याद करने के। क्या आप ऐसे भी तो याद कर सकते हो, R1 टाइम्स R3 इक्वल्स टू R2 टाइम्स R4। ये मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर कंडीशन है याद करने की, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज अपने लिए। पेपर में वही लिख कर आना, लेकिन अपने लिए आप इसी तरीके से याद करना। देखो मैथमेटिकली सोचो, क्या ये ट्रू है तो ये भी तो ट्रू है, क्योंकि जस्ट मैंने R3 को इधर भेज दिया, R4 को उधर भेज दिया, R2 R4 इक्वल टू R1 R3। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो अब आप ऐसे गेन करो कि आपको हमेशा ये चेक करना चाहिए, आपको ना रेशो नहीं चेक करना है, क्योंकि रेशो ना कभी कभी चेक करने में आपका समय वेस्ट हो सकता है। मैंने तो बहुत सिंपल रेशो ले लिए थे, 10 और 2, 20 और 4, तो आपका 2 मिनट में रेशो निकल रहे थे कि 5-5 है। कभी कभी डेसिमल्स में भी आ जाते हैं, तो आपको चेक करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो रेशो में आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। आप क्या काम करो, आप क्वेश्चन को प्रोडक्ट की फॉर्म में बना लो। R1 R3 क्या है, अगर ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, ऑपोजिट रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट अगर मैच कर गए, इन दोनों का और इन दोनों का अगर मैच कर गया, R1 R3 R2 R4, तो डायगोनल लो, ऑपोजिट रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट अगर मैच कर गया, समझ जाना व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस। तो आप अपने लिए एक स्टेप और इसके आगे चले जाओ, आप प्रोडक्ट की फॉर्म में चले जाए। देखो प्रोडक्ट की फॉर्म से हमेशा आपको जज करना आसान रहेगा, ऐसे रेशो मत चेक करो, आप इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करो, 20 इंटू 2 4, 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 2 भी 40 सॉरी, और 10 इंटू 4 भी 40, तो ये दोनों 40-40 आ रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस। आप प्रोडक्ट की फॉर्म में चेक करना रादर देन रेशियो की फॉर्म में। रेशियो में आपका कुछ क्वेश्चंस में समय ज्यादा जाएगा, जहां पे रेजिस्टेंसेस डेसिमल्स डेसिमल्स की फॉर्म में आ जाएंगे, प्रोडक्ट में आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छा बच्चा हमेशा प्रोडक्ट की फॉर्म में याद करता है कंडीशन। फाइन, तो हमने ये कंडीशन देखी कि रेजिस्टेंसेस अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू रही होगी, ये ट्रू है तो ये सब ट्रू रहा होगा, ये ट्रू रहा होगा। लेकिन ऐसा हुआ ही क्यों था कि हमने जब सेल वेल लगा रखा था, सब कुछ काम चल रहा था हमारा, ऐसा हुआ ही क्यों कि इसमें से करंट गया ही नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, आप अगर गेन करो ना बात को, तो यहां पे जरा वापस आते हैं और इसी को फोकस में लेकर आते हैं कहानी को, सिर्फ इसी को देखते हैं। ये एक्स्ट्रा बात है, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ऐसे गेन करो कि मान लो अभी फिलहाल जो हमने कंडीशन लिखी थी कि इसका और इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट मैच कर रहे हैं, मान लो अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो कंडीशन में हमने ये कहा कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 0 क्यों बनी होगी जबकि सेल तो लगा हुआ था, फिर भी इस ब्रांच में करंट नहीं जा पाया, ऐसा क्यों? देखो मान लो 2 मिनट के लिए यहां का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, मान लो, ठीक है, यहां का पोटेंशियल है 10 वोल्ट। क्या ये रेजिस्टेंस लोड की तरीके से काम करेगा? राइट, ये रेजिस्टेंस तो हमेशा लोड ही होता है। अगर रेजिस्टेंस लोड होता है तो क्या इसका यहाँ पे हायर पोटेंशियल बनेगा, यहाँ लोअर पोटेंशियल बनेगा? अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ये हायर पोटेंशियल है, लोअर है। पॉजिटिव चार्ज अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ हायर पोटेंशियल होगा, वहां लोअर होगा। हायर और लोअर के चक्कर में क्या बनेगा, ये हायर है वो लोअर है। अगर ये हायर बना वो लोअर बना तो इसका मतलब ये निकल कर आया कि यहां से यहां तक जब आप जा रहे हो तो आपका पोटेंशियल कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? सर लगाओ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या लगेगा? I2 टाइम्स R1, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप होगा I2 टाइम्स R1, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सर यहाँ का पोटेंशियल बनेगा
10 तो यहां का था माइनस I2 टाइम्स R1। थोड़ा सा गेन करने की कोशिश करना, क्या लिख रहा हूं मैं कि अगर यहां का पोटेंशियल है हमारे पास 10, तो यहां का पोटेंशियल निकल कर आएगा आपके पास अच्छा आ जाओ फिर। अभी तो 15-20 मिनट है स्टार्ट करने में, आ जाओ। हेलो। तो यहाँ पे हमारे पास बन रही है सिचुएशन ये, हमारे पास सिचुएशन बन रही है जी ये कि यहाँ पर है अगर 10 वोल्ट, तो क्या यहाँ का जो पोटेंशियल होगा क्या वो होगा 10 माइनस I2 टाइम्स R1। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो I2 R1 का आना चाहिए था, ये तो ओम्स लॉ है। जबकि यहाँ का पोटेंशियल अगर हमने लेट से अभी के लिए 10 मान लिया, लेट से 10 मैंने कोई आर्बिट्ररी माना है, अगर 10 मान लिया तो यहाँ का बन जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल ये साइड हायर है ये लोअर है, और डिफरेंस होना चाहिए था I2 R1 का। तो इस तरफ 10 है, इस तरफ 10 माइनस समथिंग है, और डिफरेंस कितने का नजर आ रहा है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग नजर आ रहा है। सेम कहानी यहाँ चलाओ, यहाँ पे भी तो रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लगाओ सिचुएशन, ये 10 है तो यहाँ का कितना होगा पोटेंशियल? 10 नहीं होगा, ये हायर है ये लोअर है, 10 में से कुछ माइनस होगा, इस तरफ आप कम हो रहे हो, कितना कम हो रहे हो वो फिर से ओम्स लॉ बताएगा, कितना I1 ब्रैकेट में I1 माइनस I2 टाइम्स R4। बढ़िया, ये कंडीशन बनेगी हमारी। तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया इतना, यहाँ का पोटेंशियल हो गया इतना, ठीक है, ये कंडीशन बन रही है। अच्छा आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइम ये नेक्स्ट पॉइंट पे आप ये देखो कि ये जो भी पोटेंशियल्स वगैरह बने, सिचुएशन को अगर हम देखें एक बारी, सिचुएशन को अगर हम देखें एक बारी, तो सिचुएशन देखो क्या बन रही थी यहाँ पे। जब आपने करंट लिया जीरो, जब आपने करंट लिया जीरो, करंट जीरो लेते ही आपने एक इक्वेशन देखी जो बनी I2 R1 इज इक्वल टू I1 माइनस I2 टाइम्स R4, विच मीन्स I2 R1 इज इक्वल टू I1 माइनस I2 टाइम्स R4। अगर करंट जीरो है, अगर है, तो ये दोनों चीजें क्या है? आपस में बराबर है। अगर करंट जीरो है तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए, 1% के लिए सोचो, तो पता है क्या होगा? I2 R1 और अगर I1 माइनस I2 R4 अगर बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। हल्का सा गेन करने की कोशिश करना, आपको गेन होगा ये पॉइंट, कि अगर हम ये पॉइंट पे देखें पोटेंशियल इतना आ रहा है जो हम लॉजिक लगा रहे हैं, ये पॉइंट पे देखें तो पोटेंशियल इतना आ रहा है। अगर ये पोर्शन और ये पोर्शन I2 R1 और ये अगर बराबर हो गए, यहां पर तो आप बिना किसी सोच के ये लिख रहे होते हो, आपके सामने कुछ इक्वेशंस होती हैं, आप किसी को जीरो करके ये काम कर रहे होते हो, लेकिन अब आप इस सोच के साथ चलो कि अगर ये और ये बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये होगा कि बी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल अगर मैच कर गया, तो बी और डी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। और अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो ओम्स लॉ फिर लगा लो। ओम्स लॉ कहता है कि ये कोई रेजिस्टेंस है, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट कितना होगा? जीरो, क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I का फॉर्मूला बनेगा V बाई आर। तो अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो इसका मतलब हमारा करंट जीरो बनेगा। तो जो आप ये कंडीशन लिखते हो ना, ये कंडीशन रियलिटी में इस बात को बता रही होती है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल आप मैच करवा रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि अगर ये जीरो है तो ये दोनों बराबर होंगे। इट मींस आपने रियलिटी में सिचुएशन में बी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल मैच करवा दिया। तो ये कंडीशन जो चलती है और उससे जो आंसर आता है वो सिर्फ इतना काम करता है कि अब ऐसे सिचुएशन में सेल लगा हुआ है, यहां पे कुछ पोटेंशियल क्रिएट होगा इस सेल के कारण, लेकिन जो पोटेंशियल यहां क्रिएट होगा और जो यहां होगा वो कोइंसिडेंटली सेम बन जाएंगे। तो इस रेजिस्टेंस को महसूस होगा कि मेरे थ्रू कोई करंट ही नहीं ट्रेवल कर रहा।
तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल मैच कर जाता है अगर रेजिस्टेंसेस के रेशियो या जो प्रोडक्ट वाली बात आप व्हीटस्टोन बैलेंस की कंडीशन अगर देख रहे हो तो ऐसा होता है। तो ये बात अगर हमें थोड़ी बहुत गेन होती है बहुत अच्छी बात, अगर नहीं भी होती है तो आपको मेन चीज तो यही ध्यान रखनी है क्योंकि मैथ्स तो बच्चा गेन कर ही जाता है, लेकिन उस मैथ में इसका मीनिंग क्या है कि ये क्या चल रहा था, ये क्या हमने बराबर किया है, रियलिटी में हमने ये पोर्शन बराबर किया है। अगर ये बराबर हो गए तो पोटेंशियल तो एग्जैक्टली मैच कर जाएंगे, और पोटेंशियल अगर मैच कर गए तो रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जीरो बन जाएगा। तो आप जीरो के लिए जो ये कंडीशन लिख रहे हो वो एकदम अप्रोप्रिएट कंडीशन है, ठीक है। वो इनडायरेक्टली आप पोटेंशियल्स को मैच करवाने वाली कंडीशन दे रहे हो। ये पॉइंट ऑफ व्यू ले पा रहे हो इस सर्किट के लिए, अगर थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं इस चीज को, तो ये आपको ये जो कहानी है इसमें नहीं समझ में आता वो क्या हो रहा होता है, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा पोटेंशियल मैच कर गया करंट जीरो बन गया ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब आप एक काम कीजिए प्लीज, ये पूरा का पूरा सिचुएशन एज इट इज लिख लो पहले, फिर इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन लेते हैं। हाँ वीटसन में इसको लास्ट टॉपिक, इसका न्यूमेरिकल सेशन रखेंगे इस संडे को अपन शाम में होगा। कलर कोडिंग हट गया, हाँ जी के लिए है, सीबीएसई का पार्ट नहीं है इस तरह। कलर कोडिंग तो बहुत आसान है, कलर कोडिंग अगर आपको करना है, कलर कोडिंग तो आप नहीं तो लास्ट ईयर का मेरे से एक्सेस लेना, उसमें आप आराम से कवर अप कर लेना, ठीक है। लास्ट ईयर तो कराया था लेकिन इस साल का पार्ट नहीं है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। प्रांशी मिल जाएगी आपको, ठीक है। पहले वाले एक राशि नंबर क्या है आपका 7 to 9? नहीं 4 तो नहीं है। हम्म, हाँ चेक करना, उसमें तो 44 पॉइंट्स हैं ऑलमोस्ट। नहीं 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 नहीं, मेन होम पेज पे आओ, तो अपडेट कर लेना इसको, अभी होने दो।
लिख लिया यहाँ तक हमने, ठीक है। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे से जो आपको देखने हैं वो ये, एक तो ये क्वेश्चन देख ही लिया आपने, ठीक है ना, ये जरूर बना लीजिएगा आप। एक क्वेश्चन और देख लो कि अगर मान लो क्वेश्चन हमें कुछ बन गया इस तरीके का, लेट्स से आपको कुछ ऐसा दे दिया, रादर देन कोई बीच में रेजिस्टेंस देने के आपको बोल देंगे हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें से अगर करंट जाए तो वो डिफ्लेक्शन देता है। तो अब आपको ये बोलेंगे कि क्या ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा या नहीं देगा। ई की वैल्यू लेट से आपको दे दी कुछ 20 वोल्ट, लेट से ले लिया 6 ओम, 6 ओम, 9 ओम। अच्छा बताओ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना दे, यहाँ कितने ओम लगाऊं? 4 ओम, 9 नहीं, क्या 6 6 36? हमें तो प्रोडक्ट को मैच कराना है ना। तो अगर गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट ना जाए, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना शो करे, तो यहाँ 4 लगना चाहिए था। तो अब आपसे क्वेश्चन वो ऐसे पूछ लेगा, ये तो बनाया हुआ देगा क्वेश्चन वो आपको, और फिर लेट से ऐसे पूछ लेगा, विल गैल्वेनोमीटर शो एनी डिफ्लेक्शन? तो आंसर होगा इसका नो। नो, एज व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। हाँ, प्रैक्टिकल में भी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 निकल कर आती है। ठीक है ना, ये सारी मिल जाएंगे आपको। आपने सबसे पहले मेन होम पेज पे जाओगे ना, होम पेज पे आ गए, होम पेज पे बैचेस पे जाओ, बैचेस पे के बाद खोलो, फिर ऊपर स्लाइड करके वीडियोस में चले जाओ। हाँ, लेकिन आप टॉपिक का नंबर देख लेना, 1 2 3 4 ऐसे करके है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 सर्च करें ना, कहाँ पे 1 लिखा है, कहाँ पे 2 लिखा है, उस ऑर्डर में जाना है। देखो अब एक क्वेश्चन हमने ये भी देखा था कल की क्लास में, कल ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया था, एक बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.9 है, राइट। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस क्वेश्चन, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, राइट, व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, वही 4 रेजिस्टेंसेस, लेकिन क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं। तो क्या 10 और 10 100 है, 5 और 5 25 है? अब ये दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो वो जहां पे बैलेंस्ड होगा, एक वो क्वेश्चन होगा जहां बैलेंस नहीं होगा। नहीं होगा तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें आपको बोलेंगे कि हर उसमें से ये बता दो जी कि हर ब्रांच में से करंट कितना जा रहा होगा, फिर पूरा प्रोसेस अडॉप्ट करो कि पहले आप वो 3 वो लोगे कि एक करके, ये हमारे पास ये 1 ब्रांच है, 2 ब्रांच है, 3 4 5 6 ब्रांच है, कम से कम कितने अननोन चाहिए, छोटे छोटे लूप करके आपको 3 लूप चाहिए होंगे, राइट। तो आप बड़े वो जो आपने मेथड कल गेन किया था, तो I1 I2 I3 की टर्म्स में सारे रजिस्टर वो सारे करंट्स को रिप्रेजेंट करो, फिर 3 लूप में केवीएल लगाओ, फिर 3 इक्वेशन बनेगी, तीनों को सॉल्व करो, लंबा क्वेश्चन चला जाएगा। और यही इन्होंने अगर ये काम कर दिया होता, मान लो यही इन्होंने ये काम कर दिया होता कि अगर इन्होंने यहाँ 5 की जगह ये 5 कर देते इधर और ये 10 कर देते इधर, चेक करो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता कि नहीं। क्या अगर यहाँ लिख देते हम, यहाँ लिख देते हम लेट्स से 5 ओम, और यहाँ लिख देते अगर हम 10 ओम, तो डेफिनेटली 10 और 5 50, ये बैलेंस हो जाता, इसमें से तो करंट 0 हो जाता।
लेकिन जो इन्होंने जिस तरीके का क्वेश्चन बना रखा है उसके हिसाब से कहानी सारी खराब है, उसके हिसाब से क्वेश्चन लंबा चला गया। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस वाला 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, अनबैलेंस वाला लंबा क्वेश्चन होता है।